गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कल एक मेंबर खत्म कर लिया था। उसके साथ में आपकी पैथोलॉजी वाला पोर्शन भी डिजीज के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया था, एल्बुगो कैंडिडा, और उससे होने वाली डिजीज जो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, वो भी हमने क्लियर कर ली थी। और आज हम सेकेंड मेंबर ले रहे हैं, स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा एल्बुगो के जैसी सिस्टमेटिक पोजीशन है। आप देखोगे कि एक मेंबर आप याद करने के बाद दूसरे मेंबर में आपको कहाँ कहाँ परिवर्तन करने हैं, ठीक है। ये मेंबर जो है स्केलेरोस्पोरा एल्बुगो की तरह ही है, क्योंकि इसका माइसीलियम उसी की तरह है। अंतर जहां आएंगे वहां आपको नोट करके और इसको रखना होगा। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, यूमाइकोटा, मैस्टिकोमाइकोटिना, यानी डिवीजन, सब डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, पैरेनोस्पोरेसी एंड स्केलेरोस्पोरा जीनस। इसकी जो अपने कोर्स में अपने सिलेबस में जो डिजीज है वो है स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से होने वाली डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है। तो हम उसी को ले रहे हैं। तो स्केलेरोस्पोरा के बाद हम इसकी स्पीसीज क्या लेंगे, ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला। और ग्रामिनिकोला जो है वो ग्रामिनी फैमिली के पौधों पर डिजीज फैलाती है, ज्वार, बाजरा, इन पर डिजीज फैलाती है, जिसमें हमारे सिलेबस में जो है वो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, हरित बाली रोग बाजरे का, ठीक है। इसकी अभी तक नोन स्पीसीज हैं 15, यानी ज्ञात जो स्पीसीज की संख्या है अभी तक वो है 15, और जिसमें 13 स्पीसीज भारत के अंदर पाई जाती हैं। समशीतोष्ण और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में सभी जगह ये पाई जाती हैं, यानी कि वही कह सकते हैं कि हम सब क्षेत्रों में, भारत के सारे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कल हमने जब एल्बुगो की बात की थी तो एल्बुगो भी हमने बताया था ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, यानी पैरासाइट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करेगा, यानी उसकी जिंदा रहने के लिए कोई लिविंग परपोषी चाहिए, जीवित परपोषी चाहिए। तो पैरासाइट हो गया। एंडो है, इसका मतलब वो अंदर रहता है, बाहर नहीं, बाहर होता तो एक्टो, और अंदर है इसलिए एंडो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट क्यों है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ये इसकी सर्वाइवल के लिए होस्ट का होना, परपोषी का होना जरूरी है। तो क्या हुआ, ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट। अब इंटरसेलुलर क्या है, अंतराकोशिकीय स्थानों में रहने वाला परजीवी। तो ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसका थैलस देखें, स्ट्रक्चर देखें, और डिजीज क्या फैलाता है, स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो है, जो जाति है इसकी, वो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी हरित बाली रोग को फैलाता है बाजरे के अंदर। थैलस स्ट्रक्चर देखें तो एल्बुगो से मिलता जुलता है बिल्कुल, क्योंकि ओमाइसिटीज का मेंबर है, और ओमाइसिटीज के मेंबर में हमने आपको बताया था कि थैलस कैसा होता है, सिनोसिटिक। तो ये सिनोसिटिक है, सकोशिकीय थैलस है, सिनोसिटिक थैलस। पहली बात तो एल्गी, फंजाई, ब्रायो के अंदर थैलॉइड बॉडी पाई जाती है, और जो थैलस है, पादप काय है, वो सुविकसित कहना चाहिए कि नहीं होता है, जड़तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, बल्कि थैलॉइड बॉडी होती है। और इसका जो फंजाई के जो थैलस है वो सूत्रवत होता है, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम का एक टुकड़ा हम कहेंगे हाइफा, और माइसीलियम जब गुथ जाता है, हाइफा जब गुथ जाता है, कई सारे हाइफा होते हैं तो हाइफी, और हाइफी जब बहुत लंबा सूत्रवत हो जाता है तो उसे कहते हैं माइसीलियम। तो ये हम माइसीलियम का हाइफा का चित्र बना रहे हैं, सिनोसिटिक हाइफा। ये हाइफा जो है कैसा है, ब्रांच है, आपको ब्रांचिंग दिखा दी, ये ब्रांच है। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं,
और सारी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है। जब हमने आपको बताया था कि फंजाई को प्लांट में रखा गया है, इसका मतलब प्लांटी में रखा गया है, इसका मतलब इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो ये इसकी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, न्यूक्लियाई यानी बहुत सारे केंद्र। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई पट नहीं है। तो हम यहाँ सिनोसिटिक हाइफी को क्या कहते हैं? एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट। ये इसका मेन कैरेक्टर है जो हमने एल्बुम में भी आपको बताया था, सिनोसिटिक हाइफा की उपस्थिति यानी एसेप्टेड यानी जिसमें पट नहीं है, पट रहित, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि एक नलिकाकार स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस की उपस्थिति। तो सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस और बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें। केवल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फंजाई है और फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, स्वयं पोषी नहीं है, तो भोजन खुद नहीं बनाएगी, इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एल्बुमो की तरह है। सिनोसिटिक हाइफा, सेल वॉल किसकी बनी हुई? फंगल सेलुलोज की बनी हुई। मैं यहां लिख रही हूं सेल वॉल फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली जो वैसी ही होती है जैसे कि दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। फिर न्यूक्लियाई, नॉर्मल न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है लेकिन बहुत सारे पट रहित यानी एसेप्टेड, ये हमने यहाँ बात कही थी, और सारे ऑर्गेनेली, अदर सेल ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इसका रिजर्व फूड कैसा है? एक तो सेल वॉल, एक रिजर्व फूड यानी संचित खाद्य पदार्थ क्या है? संचित खाद्य पदार्थ है इसका क्या? ग्लूकोन एंड ऑयल ड्रॉप्स, ये इसकी रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित खाद्य पदार्थ। तो ये थैलस का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, हमने कहा कि कहाँ पाया जा रहा है? ये इंटरसेलुलर पैरासाइट है यानी अंतराकोशिकीय स्थानों में रहता है। तो ये किसके अंतराकोशिकीय स्थानों में? होस्ट के यानी परपोषी के अंतराकोशिकीय स्थानों में पाया जाता है। और इसकी यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं, जब भोजन भी वहीं से लेता है तो एल्बुको की तरह ही ये जैसे होस्ट की कोशिकाएं हैं, होस्ट क्या है? बाजरा, बाजरा के अंदर इसकी कोशिकाएं, इसका माइसीलियम अंतराकोशिकीय स्थानों में रहता हुआ ये इंटरसेलुलर स्पेस है, और इंटरसेलुलर स्पेस में ये माइसीलियम कहाँ बना रहता है? इसके अंदर बना रहता है। तो ये हो गई होस्ट सेल, और ये हो गया ब्लू कलर का माइसीलियम, किसका? स्क्लेरोस्पोरा का। और ये माइसीलियम इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर बना के होस्टोरिया बनाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जब ये ज्यादा विकसित हो जाता है तो हमें वो होस्टोरिया या चूषकांक भोजन कहाँ से लेता है? होस्ट की सेल से यानी परपोषी की कोशिका से ये चूषकांक भेजकर भोजन प्राप्त करता है। तो ये जो है वो बटन शेप या कहो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे, जो परपोषी की कोशिकाओं में ये भेजता है, ये कहलाते हैं होस्टोरिया। ठीक है, तो ये इसके थैलस का स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जा रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जा रहा है, परपोषी की कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतराकोशिकीय स्थानों में ये पाया जाता है।
वहाँ पर अपना माइसीलियम को फैला के रखता है और भोजन कहाँ से लेता है? होस्ट की कोशिकाओं से, यानी परपोषी कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करता है। किसके द्वारा? चूषकांग के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका हो गया है स्ट्रक्चर। अब हम ले रहे हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मालूम है कि कायिक जनन जिसे हम कहते हैं वो, क्योंकि माइसीलियम है, माइसीलियम कैसा है? नलिकाकार है। यदि कहीं से किसी वजह से ये टूट जाता है, मैकेनिकल कारणों से या किसी और कारण से ये टूट जाता है, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अपना नया पादप यानी नया सूत्र वापस विकसित कर लेता है। एक छोटा सा टुकड़ा भी जो है वो अपने आप को खुद विकसित कर लेता है। तो उसे हम रखेंगे कायिक जनन के अंदर। इसको हम कहेंगे कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, तो वेजिटेटिव तो क्या हो गया कि सूत्र यदि कहीं से भी टूट जाता है किसी भी कारण से, तो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित है वो अपना नया पादप विकसित कर सकता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि इसमें पाया जाता है एल्बुगो के अंदर स्पोरेंजिया या कोनिडिया के द्वारा पाया जाता है। यहाँ भी ये स्पोरेंजिया या कोनिडिया के द्वारा पाया जाता है। तो हमने वहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स बताई थी, उस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग इसको लिखना होता है कि हम इसमें एसेक्सुअल आगे सब पेपर में आता है कि स्कैलरोस्पोरा ग्रामिनिकुला में जनन को डिस्क्राइब करिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन करिए। तो हम किस तरीके से करेंगे उसको शॉर्ट में डायग्राम बना के और बाकायदा उनकी हेडिंग्स देखें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर। ठीक है, इसको किसके द्वारा होता है ये जनन? क्योंकि कोनिडिया या स्पोरेंजिया के थ्रू। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी या कोनिडिया के द्वारा होता है। तो स्पोरेंजिया या कोनिडिया कहाँ बनेंगी? बीजाणुधानी में या कोनिडियम धर के अंदर। ठीक है, यानी बीजाणुधानी या कोनिडिया धानी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणुधानी। मुख्य रूप से हम इसको कहते हैं बीजाणुधानी। और हमने ये भी बताया था कि कब इनको कोनिडिया कहते हैं और कब स्पोरेंजिया कहते हैं, ये हम एल्बुगो में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में आपको, जब हमने इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था एल्बुगो का। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर, हम दोनों कह सकते हैं। कब कहना है अभी हम बताएं। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया या स्पोरेंजिया। पहले स्पोरेंजिया को लिखा है, तो स्पोरेंजिया और कोनिडिया हम दोनों कह सकते हैं इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग। तीसरा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया और कोनिडिया। ठीक है, अब यदि कोनिडिया है तो वो डायरेक्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगी, डायरेक्ट ही जर्मिनेट होकर दूसरे प्लांट के ऊपर माइसीलियम को फैलाएगी। लेकिन यदि स्पोरेंजिया हम कहेंगे तो स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे? ज़ूस्पोर। तो चौथा है फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर, चल बीजाणुओं का बनना। किसमें बनेंगे? केवल स्पोरेंजिया में, कोनिडिया में नहीं बनेंगे। यदि परिस्थिति ऐसी आती है कि कोनिडिया नहीं कह रहे हैं हम उसको, हमारे कहने से नहीं होता है, हाई टेम्परेचर और लो मॉइस्चर कंटेंट पर, अधिक तापमान और कम आर्द्रता पर कोनिडिया का ये जो बनती है, ये टाइप बनती है, वो कोनिडिया कहलाती है। और यदि आर्द्रता ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है
तो इसी चीज को हम कह देते हैं स्पोरेंजिया, क्योंकि ये स्पोरेंजिया फिर बाद में आगे चल के स्पोर्स बनाती है। तो ये ज़ूस्पोर यानी चल बीजाणुओं का निर्माण करती है, जैसे कि एल्बुगो के अंदर करती है। देन लास्ट में जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर, चल बीजाणुओं का अंकुरण, और चल बीजाणु अंकुरित होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। तो हम उसको इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर। तो यहाँ देखिए आप, ये जो इसके अंदर माइसीलियम है वो कहाँ पाया जा रहा है? होस्ट की कोशिकाओं में पाया जा रहा है। ये होस्ट की कोशिकाएं हैं, तो ये हमने बना दिया इसका माइसीलियम, क्योंकि इसके अंतराकोशिकीय स्थानों में पाया जा रहा है। ये अंतराकोशिकीय स्थानों में इसका माइसीलियम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब ये ज्यादा विकसित हो जाता है माइसीलियम, तो अपने अंदर कुछ अलग सी संरचनाएं निकालता है। जैसे ये होस्ट की कोशिकाएं यहाँ बना रहे हैं, ये होस्ट की कोशिकाएं, और इनसे विकसित होकर ये माइसीलियम जो है कुछ अलग से स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, लेकिन ऊपर जाकर इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। नीचे से ये अशाखित होता है, लेकिन ऊपर जाकर ये अनियमित रूप से ब्रांच हो जाता है। आप देख रहे हो कितनी ब्रांचिंग इसमें हो गई। ठीक है, अब जब आपको ये मालूम है कि यह होस्ट की कोशिकाओं के अंदर बन रहा है और ये अपने माइसीलियम को इतना विकसित कर रहा है, कुछ संरचनाएं इसकी ज्यादा बन रही हैं, तो क्या होगा? होस्ट की कोशिकाएं हटने लगेगी, यानी दूर दूर होने लगेगी। ये क्योंकि नीचे से पतला होता है, तो ये होस्ट की कोशिकाओं से लोअर एपिडर्मिस से रंध्र में से बाहर निकल जाता है। जैसे ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा से ये स्ट्रक्चर तो इसका बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है जो बनता है, ये है कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर नाम का स्ट्रक्चर कहाँ से बाहर निकल गया? पत्ती की सरफेस की लोअर सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गया। स्टोमेटा मतलब रंध्र, ये स्टोमेटा है, और इनमें से ये बाहर निकल जाता है, और बाहर जाके ये ब्रांच हो जाता है। ब्रांच हो गया यानी इस पर, ये यहाँ तो अशाखित था, यहाँ शाखित हो गया, और शाखित होने के बाद इसमें कई सारी मतलब ब्रांचेस निकल आती हैं। अनियमित रूप से ब्रांचिंग इसके अंदर होती है। तो ये है इररेगुलर ब्रांचिंग। इररेगुलर ब्रांचेस पर भी कई बार कुछ अलग से कुछ प्रवर्ध निकल आते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं? स्ट्रिगमेटा भी कह सकते हैं। कुछ जातियों में ये डायरेक्टली ब्रांचेस पर स्पोरेंजिया को बनाते हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें ब्रांचेस पर यानी शाखाओं पर पहले कुछ अंगुलाकार प्रवर्ध निकलते हैं और उन पर स्पोरेंजिया बनती है। तो यहाँ आप देखिए, मैं बना रही हूँ इनकी स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया एक एक ब्रांच पर, एक एक प्रवर्ध पर एक एक ही होती है। यहाँ आप अंतर बता सकते हैं। एल्बुगो से अंतर कैसे करेंगे? एल्बुगो के अंदर जो माइसीलियम था वो जब ज्यादा विकसित हो जाता था, तो मुग्धाकार जो है वो स्ट्रक्चर बनाता था कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर, और उस पर बेसिपिटल ऑर्डर में कोनिडिया की चेन बनती थी। ठीक है, यहाँ हमने इसको, यहाँ क्या अंतर है इससे? एल्बुगो से अंतर है कि जो इसका कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर है वो मुग्धाकार नहीं है, सिंपल है, थोड़ा नीचे से पतला है, ऊपर जाकर ये मोटा हो जाता है, और फिर इसके स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। जब स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, उसके बाद इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, और ब्रांचेस लगभग एक ही समान होती हैं। उन ब्रांचेस पर सभी समान प्रकार की स्पोरेंजिया विकसित होती है, उनकी आयु भी लगभग समान होती है। ठीक है, तो वहाँ एल्बुगो के अंदर हमने देखा था बड़ी कोनिडिया ऊपर पहुंच जाती है, छोटी कोनिडिया उससे नीचे विकसित सबसे नीचे विकसित होती है। कहने का मतलब क्या है? वहाँ कोनिडिया की जो आयु है वो अलग अलग होती है, स्पोरेंजिया की आयु
अलग अलग होती है। यहाँ पर क्योंकि एक एक स्पोरेंजिया ही एक एक ब्रांच पर लग रही है, इन सभी की आयु लगभग समान होती है और इनका सबका डिस्पर्जल यानी प्रकीर्णन भी लगभग समान होता है। ठीक है, ये लगभग रात में बनती है और सुबह के समय ये डिस्पर्स हो जाती है। रात में बनती है और सुबह के समय ये क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम एल्बुकोसिस का अंतर दिखा रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में एल्बुको पढ़ चुके। तो क्या हुआ, जब माइसीलियम होस्ट की कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थानों में अधिक बन जाता है तो वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलता है जिन्हें कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये इनके होस्ट के यानी परपोषी के स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ का ब्रांच हो जाते हैं और प्रत्येक ब्रांच पर एक स्पोरेंजियोफोर या कोनिडिया का निर्माण होता है। तो ये हमने लिख लिया है, पहला पढ़ लिया है स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर का निर्माण। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया या कोनिडिया। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ें। इसके अंदर क्योंकि माइसीलियम कैसा था, माइसीलियम मल्टीन्यूक्लिएट था, तो इसकी प्रत्येक कोनिडिया के अंदर भी, प्रत्येक स्पोरेंजिया के अंदर भी कैसा होगा, ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं इसका कोनिडिया या स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर और इसमें ये है न्यूक्लियस। ये पतली रचना है, पीयर शेप यानी नाशपाती के आकार की रचना है और पीयर शेप्ड स्पोरेंजिया। इसके ऊपर जो अगला हिस्सा है इस पर एक पैपिलेट, इसका जो हिस्सा है वो पैपिलेट एंड होता है, मतलब नुकीला जैसा निकला हुआ रहता है, थोड़ी सी चौंच जैसी निकली हुई होती है, बीट कह सकते हैं हम इसको। ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियाई, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया या कोनिडिया। ये कोनिडिया या स्पोरेंजिया सभी एक ही आकार की हैं और एक ही आयु की हैं, क्योंकि वो लगभग एक समान बनती, एक साथ ही बनती है और इनका डिस्पर्जल भी लगभग एक साथ ही होता है। तो ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया और कोनिडिया। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोनिडिया और स्पोरेंजिया में क्या अंतर। तो कोनिडिया जब हम इसे कहेंगे जब हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी हो, यानी अधिक तापमान और कम आर्द्रता पर ये जो स्पोरेंजिया बनी है ये विस्तृत डिस्पर्स हो जाती है एयर के थ्रू। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होता तब ये क्या करती हैं कि इन्फेक्टेड प्लांट से निकलकर डिस्पर्स होकर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकती हैं, हेल्दी प्लांट को संक्रमित कर सकती हैं। लेकिन यही यदि आर्द्रता ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो, यानी तापमान कम हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो, तो तब यही कोनिडिया स्पोरेंजिया की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया फिर क्या करती है। अब स्पोरेंजिया हमने कह दिया, इट मीन्स ये क्या बनाएगी, जू स्पोर। तो या तो ये क्या करे, जर्मिनेट हो जाए, यदि हम इसको कोनिडिया कह रहे हैं तो ये जर्मिनेट हो जाएगी डायरेक्ट और डायरेक्ट हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करे। लेकिन यदि स्पोरेंजिया है यानी अधिक आर्द्रता है, टेम्परेचर कम है, तो इससे क्या बनेगा, जू स्पोर्स बनेंगे। अब इससे एक एक न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्पर्सल के बाद की बात है, ये क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, यानी ये खंडित हो गई स्पोरेंजिया। तो क्या हो गया, इसका एक एक न्यूक्लियस अब एक जू स्पोर को बनाएगा। और ये जू स्पोर कैसे होंगे, बिल्कुल एल्बुगो की तरह, यानी चल बीजाणु कैसे होंगे, बिल्कुल किसकी तरह, एल्बुगो की तरह। अब ये क्या बन गए हैं, इससे खंड से, ये तो है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम से क्या बन गए हैं, ये जू स्पोर यानी चल बीजाणु। और यदि हम एक चल बीजाणु का स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है, हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि ये
किडनी शेप। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर, हमने पढ़ लिया यहाँ तक, और फिर जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर। जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर पहले स्ट्रक्चर पढ़े इसका। अब यहाँ कितने न्यूक्लियस होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे? एक एक ही न्यूक्लियस होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पोरेंजिया मल्टीन्यूक्लिएट थी, बहुकेंद्रीय थी, और इसके एक एक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया है, तो ये खंडित हो गई है, और अब प्रत्येक ज़ूस्पोर जो है वो यूनिन्यूक्लिएट है। तो ये जो है कैसा है, रेनी फॉर्म है, या हम किडनी फॉर्म कहें, किडनी शेप है। दो फ्लैजेला है इसमें, कहाँ स्थित है? बिल्कुल एल्बुगो की तरह बना हुआ ज़ूस्पोर है, लेटरली स्थित है इसके फ्लैजेला। एक फ्लैजेला है पिंसल, और ये है व्हिप्लैश। ये दो फ्लैजेला हो गए इसके अंदर, और बाइफ्लैजेलेट हो गया, लेटरली सिचुएटेड है। थोड़े टाइम बाद ये फ्लैजेला को गिरा देता है, गोल हो जाता है, और कुछ समय बाद ये जर्मिनेट होकर क्या बना लेता है? माइसीलियम बना लेता है। तो ये बन गया इसका माइसीलियम, और ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वापस चलता है। तो क्या हुआ, जब ये स्पोरेंजिया अधिक टेम्परेचर पर बनती हैं तो यही कोनिडिया का काम करती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, और यदि ये अधिक आर्द्रता पर होती हैं तो इनको स्पोरेंजिया कहते हैं, और स्पोरेंजिया जो है वो क्या बनाती है? ज़ूस्पोर बनाती है। ज़ूस्पोर जो है जर्मिनेट होकर वापस इस माइसीलियम को बनाता है। तो ये आज हमने पढ़ लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे। थैंक यू।